बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग रियल नंबर चैप्टर 1 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, इस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर को एक ही लेक्चर में समाप्त करेंगे। बिल्कुल जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट को आज हम एक ही लेक्चर में समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका वन शॉट रिवीजन लेक्चर है। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलो हम लोग देखते हैं रियल नंबर चैप्टर 1। रियल नंबर चैप्टर 1। इसमें हम लोग जो मेन पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फालतू इसमें कोई भी बकवास नहीं होगा। जो आपको बोर्ड एग्जाम में जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, सिर्फ हम उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो आपका है वी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें कहता है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ primes, as a product of primes uniquely except their order, except their order। बच्चों, इसमें कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिक रूप से। मतलब उसमें जो फैक्टर आएगा वो हमेशा यूनिक रहेगा। वो फैक्टर सिर्फ उसी नंबर का होगा, किसी दूसरे नंबर का वो फैक्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लो 36 है, 36 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। अब इसका फैक्टर में 2 और 3 है, 2 इंटू 3 ये जो फैक्टर है ये किसी और नंबर का हो ही नहीं सकता है, ये यूनिक है। ठीक है, 36 का ये जो फैक्टर है ये आपका यूनिक है। इसके फैक्टर में हमेशा 2 और 3 ही आएगा, इसके अलावा इसमें कोई भी फैक्टर नहीं आ सकता है। या फिर ये फैक्टर किसी और दूसरे नंबर का नहीं हो सकता है। किसी भी दूसरे कंपोजिट नंबर का 2 इंटू 3 ये फैक्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिक। तो फंडामेंटल थ्योरम में यूनिट यही कहता है, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग यूनिकली उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ऑर्डर महत्व नहीं रखता है, ऑर्डर महत्व नहीं रखता है। कहने का मतलब है कि तुम चाहे 2 कहीं पर भी लिख दो,
3 कहीं पर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम 3 3 लिख दो, 2 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इससे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर, जैसे मान लो कि 3825 है, 3825 का प्राइम फैक्टर निकालना है। बच्चों प्राइम नंबर होता है जिसका 2 ही फैक्टर होता है, कंपोजिट नंबर का 2 से अधिक फैक्टर होता है। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर है उसका कौन कौन फैक्टर होगा, 1 होगा और स्वयं होगा। और जो कंपोजिट नंबर है 1 और स्वयं के अलावा कोई और भी फैक्टर हो सकता है। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि इसको हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 है तो 5 से करो, 5 प्राइम नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 7 पचे 35, 7 पचे 35, 8 में से 5 गया 3, 6 पचे 30 और 5 पचे 25। ठीक है, इतना आ जाएगा, 5 पचे 25 के 5, 6 पचे 30, 30 और 2 32 और 7 पचे 35, 35 36 से 38। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 3 पचे 15। ठीक है, फिर 5 3 8 1 9, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 3 5 3 15, 1 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 17 3 कॉमन, तो 3825 का we have 5 into 5 into 3 into 3 into 17। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 17। बच्चों ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब जो है इसी में एक सवाल आता है, क्वेश्चन है कि 4 के पावर n, 4 के पावर n कैन 4 के पावर n ends with digit 0 for any natural number n। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या 4 के पावर n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर रखेंगे तो 4 के पावर n में कभी 0 आएगा? जैसे 4 के पावर n है, कोई नेचुरल नंबर रखो, 4 को 1 बराबर 4 हो गया, 2 रखेंगे 16 हो गया, 3 रखेंगे 64 हो गया। क्या इसके यूनिट प्लेस में कभी 0 आएगा? ये आपको चेक करना है, ये आपको पता लगाना कि क्या इसके यूनिट प्लेस में कभी 0 आएगा। तो बच्चों ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 4 के पावर n को लिखेंगे 2 इंटू 2 के पावर n, तो हो जाएगा 2 के पावर 2n, 2 के पावर 2n। ठीक है, अब इसके फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा है, इसके फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा है, और कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 है उसके फैक्टर में 2 और 5 आना जरूरी है। ठीक है, जैसे 10 है, 10 का फैक्टर होता है 2 एंड 5। 50 है, 50 का फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो इसके यहाँ 0 है, इसके फैक्टर में 2 5 है, यहाँ भी 2 5 है। इसी तरह से 30 है, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 दूनी 10, 10 दिए 30। यहाँ भी देखो 2 और 5 है। तो जिस भी नंबर के अंत में अगर 0 आएगा उसमें 2 और 5 फैक्टर होना मस्ट है। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो उसके अंत में 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर इसके फैक्टर में सिर्फ 2 है, तो कोई भी n का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इसका अंत कभी भी 0 से नहीं होगा, कभी भी इसकी यूनिट प्लेस में 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, a number can
end with 0 if it has both 2 and 5 as factors। ठीक है, 2 और 5 जिसमें फैक्टर आएगा उसके अंत में 0 होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फैक्टर 2 है। 4 के पावर n हैज only factor 2, hence 4 के पावर n cannot end with 0। बच्चों इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अगला टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन है 90 एंड 144, प्राइम फैक्टर से आपको इसको एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सबका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1, 144 का निकालो। 2, 72, 2, 36, 2, 18, फिर 2 हो जाएगा 9, फिर 3, 3, 3, 1। तो जो 90 का क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। और 144 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 के पावर 4, और 3 इंटू 3, 3 के पावर 2। अब बच्चों इसको एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना है कि जो कॉमन फैक्टर है उसी को आपको लिखना है, सिर्फ कॉमन फैक्टर। ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 3 है, पहले फैक्टर लिख दो। 2, 3 कॉमन फैक्टर है। अब इसका जो लिस्ट पावर है, सबसे कम पावर, छोटा पावर, वही पावर आपको लिखना है। जैसे यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो हमको ये वाला पावर लिखना है। 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, तो यहाँ 3 के पावर 2 लिख देंगे। तो हो गया 3 दूनी 3 3 9, 9 दूनी 18। जो एचसीएफ इतना हो गया। अब एलसीएम देखो कितना होगा। एलसीएम में क्या करना, जो जो फैक्टर है इन्वॉल्व है, सभी फैक्टर को आपको लिखना है। 2 है, 3 है, 5 है। ये दोनों में कौन कौन सा फैक्टर है, 2 है, 3 है, 5 है। 2, 3 इसमें है, सब फैक्टर को लिख देना। ठीक है, अब इसमें पावर जो होगा वो आपको हाईएस्ट पावर होगा। ठीक है, तो 2 के पावर 4 यहां हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 का पावर 1 है, 1 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16, 3 तिहाई 9 गुने 5, 16 पचे 80 और 9 अठी 72, 720। बच्चों ये आपका एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। अगला जो टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी दो नंबर के लिए तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, नंबर मान लो ए और बी है, तो दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, इस पे बेस पे बहुत सारे सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये दो नंबर है ए बी, इसका एलसीएम, और ये दो नंबर का एचसीएफ, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कभी कभी सवाल देता है आपको, एलसीएम दे दिया मान लो 16, एचसीएफ दे दिया मान लो 5, कहेगा कि नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा।
तो बच्चों जो इसका प्रोडक्ट होगा एलसीएम एचसीएफ का, वही तो नंबर का प्रोडक्ट होगा, तो वही हो जाएगा 16 + 80। ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो इस सवाल पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड देखो ये क्वेश्चन है, गिवन है, आपको गिवन दिया हुआ है कि एचसीएफ 306657, इसका वैल्यू है 9, तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। 306657 बराबर व्हाट। ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, ये एनसीईआरटी का भी सवाल है। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे अभी जो हम लोग देखे थे। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर यहाँ पे क्या है 306 और ये है, तो 306 इंटू 657 एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, और एचसीएफ आपका कितना है 9, तो इसको लिखो 306 657 और एचसीएफ बटा में आ जाएगा, यानी 9 आ गया। ठीक है, अब 9 से इसको डिवाइड करो, 9 9 सत्ते 63 और 9 3 27, ये कट गया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये प्रूविंग इरेशनलिटी, मतलब कोई नंबर है उसको प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर नहीं है। तो ऐसा सवाल भी आपको बहुत पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन में है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, इसको आपको प्रूव करना है कि ये आपका इरेशनल है। ठीक है, ये आपका इरेशनल है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो यहां मान लो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, लेटेस्ट एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, बच्चों ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। लेटेस्ट एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, √3 is rational number, √3 is a रेशनल नंबर। ठीक है, जब ये रेशनल है तो √3 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब P और Q का एचसीएफ 1 है। बच्चों स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे तो 3 बराबर हो गया P²/Q²। फिर इसको हम लोग लिखेंगे P² बराबर 3Q²। बच्चों P² का फैक्टर आ गया 3Q², इसका मतलब 3P² को डिवाइड करेगा, तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं 3P² को डिवाइड करता है, 3P² को डिवाइड करता है यानी 3P को भी डिवाइड करता है। एक थ्योरम है कि कोई नंबर अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब 3P को डिवाइड करता है तो हम लोग P को लिखेंगे 3K, ऐसे लिखेंगे P 3K, यानी P जो है 3 का फैक्टर है, सॉरी 3P का फैक्टर है, जहां K इज सम इंटीजर, ये कोई आपका इंटीजर है। अब इसको स्क्वायर कर दो तो P² बराबर 9K²। अब P² का वैल्यू बच्चों यहां पे पुट कर दो। ठीक है, तो P² का मतलब P² का वैल्यू यहां से 3Q² यहां पे लिख देंगे
3q² बराबर 9k², तो हो गया q² बराबर 3k²। अब यहाँ देखो q² को 3 डिवाइड करेगा, q² को 3 डिवाइड करेगा तो फिर इसको लिखेंगे 3 डिवाइड्स q² और 3 डिवाइड्स q। अब बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो गया। अब कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो गया कि 3p को डिवाइड कर रहा है, 3q को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p और q का एक कॉमन फैक्टर 3 आ गया, जबकि यहाँ पर क्या है, p एंड q को प्राइम है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ करके। ठीक है, वो को प्राइम है, हम मान लिए पहले कि p और q को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि 3 भी इसका एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। तो बच्चों इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो ये तो आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये तो आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो अब क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है क्लियरली इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या देखते हैं कि 3 is a common factor of p and q which contradicts that p and q are co-prime। हम पहले मान चुके को-प्राइम, उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसलिए हमारी जो मान्यता है वो कैसा है, गलत है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, hence √3 is irrational number। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको प्रूव करना, यही आपका पूरा तरीका है, प्रोसेस है, स्टेप है ना। तो इस स्टेप को अपनाना है और इसी तरह से आपको प्रूव करना है। एग्जाम में ये इस तरह का सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता ही आता है। दूसरा जो प्रूव करने के लिए सवाल आता है वो रेशनल इरेशनल मिक्स करके आता है, वो रेशनल इरेशनल मिक्स करके आता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आएगा इस तरह से कि 4√2 प्लस 5/3 ये जो है इरेशनल, इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है। तो यहाँ पे मिक्स है, इरेशनल भी है, रेशनल नंबर भी है। इसको भी बच्चों आपको उसी तरह से लिखना है। लेट अस assume to the contrary 4√2 प्लस 5/3 इज रेशनल। इसको मान लेते हैं कि ये रेशनल है। ठीक है, तो जब ये रेशनल है, देन जब ये रेशनल है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, p/q के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर p एंड q आर कोप्राइम, p एंड q आर कोप्राइम। अब बच्चों इतना के बाद आगे अगला जो स्टेप होगा, आपको क्या करना है कि इरेशनल को एक तरफ करना, बाकी जितने भी नंबर है सबको दूसरे तरफ कर देना। ठीक है, सेपरेट कर देना है। तो देखो 5√2 बराबर हो जाएगा p/q माइनस 5/3। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3q, तो हो जाएगा 3p माइनस 5q। उसके बाद √2 बराबर क्या हो जाएगा, 3p माइनस 5q और बटा में हो जाएगा 3q, 3p माइनस 5q बटा में 3q। बच्चों देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया।
अब पी क्यू क्या इंटीजर है, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा आपको, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो रेशनल इरेशनल तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब जब ये रेशनल, इसका मतलब ये भी रेशनल है आपका, तो √2 इज रेशनल। अब ये कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया कि √2 तो इरेशनल होता है भैया, लेकिन ये फिर रेशनल कहाँ से हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको लिखना है, अब यहाँ पे आपको लिखना है, अब यहाँ पे आपको लिखना है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। ये फैक्ट है, ये बच्चा फैक्ट है कि √2 इरेशनल है, यहाँ कर रेशनल है, तो ये तो विरोधाभास है ना, है कुछ और कहा जा रहा कुछ। सो our supposition is wrong, hence 4√2 plus 2/3 is 5/3 is irrational। तो बच्चों इस तरह से इस लेक्चर में हम लोगों ने 20-25 मिनट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रियल नंबर में बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है बस, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सवाल को प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, बहुत ही कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।